मौसम की अपडेट। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश देर रात से जारी है। कई इलाकों में इस वजह से पानी भर चुका है। आज और कल बारिश का रेड अलर्ट है दिल्ली और एनसीआर में। देर रात से लगातार बारिश हो रही है और लगातार बारिश की वजह से जो हालात हैं वो आप इन तस्वीरों में देख लीजिए जो आपकी स्क्रीन पर है। दो तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर। देर रात से बारिश जारी है और भारी बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति हो गई है। साउथ एक्सटेंशन दिल्ली और मिंटो रोड दिल्ली, इन दो जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं और दोनों ही तस्वीरों में आप बहुत साफ देख सकते हैं कि देर रात से जो बारिश लगातार हो रही है उसकी वजह से वाटर लॉगिंग, जल भराव की स्थिति इन इलाकों में दिल्ली के क्या है। रेड अलर्ट है 2 दिनों के लिए और इस बीच बारिश लगातार जारी है देर रात से और लगातार बारिश की वजह से जल भराव हो गया है कई इलाकों में दिल्ली एनसीआर के। फिलहाल कुछ इलाकों की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। वाटर लॉगिंग, जल भराव। आगे बढ़ते हैं, अब हरियाणा की बात करते हैं। वहां पर चुनाव है और बीजेपी की 3 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है। महेंद्रगढ़ से रामविलास शर्मा को झटका लगा है। बीजेपी ने रामविलास शर्मा को टिकट नहीं दिया है। महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह यादव को टिकट मिला है। सिरसा से रोहताश जांगड़ा को उम्मीदवार बनाया गया है और फरीदाबाद एनआईटी से सतीश फागना बीजेपी के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। तो 3 उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी ने जारी की है चुनाव के लिए हरियाणा के लिए। आप देख सकते हैं, लिस्ट भी आपकी स्क्रीन पर है। रामविलास शर्मा जिन्होंने बगैर इस लिस्ट के ही नामांकन दाखिल कर दिया था, उनको बड़ा झटका लगा है। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा को बड़ा झटका लगा है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, महेंद्रगढ़ से उनका टिकट कट गया है। रामविलास अपना पर्चा दाखिल कर चुके हैं और टिकट के ऐलान से पहले ही उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया और जब ऐलान हुआ तो उनका टिकट कट चुका था। तो बड़ा झटका रामविलास शर्मा। बीजेपी ने रामविलास शर्मा को झटका दिया है। यहां पर जो लिस्ट आई है उसमें उनका नाम नहीं है, लेकिन वो नामांकन पहले ही दाखिल कर चुके हैं महेंद्रगढ़ से। तो बीजेपी ने रामविलास शर्मा को झटका दिया है यहां पर। इस बीच में हरियाणा कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। बड़ी अपडेट, विधानसभा भंग करने की सिफारिश। चुनाव से पहले ही विधानसभा भंग करने की सिफारिश की गई। राज्यपाल को कैबिनेट का फैसला भेजा गया है। कार्यवाहक सीएम बने रहेंगे नायब सिंह सैनी। ये बड़ा फैसला हरियाणा कैबिनेट का। चुनाव अभी होने हैं, परिणाम अभी आना है। सामान्य तौर पर जब परिणाम आते हैं और उसके बाद कैबिनेट को भंग करने की सिफारिश की जाती है, लेकिन यहां पर बड़ा फैसला लिया गया है हरियाणा कैबिनेट के द्वारा। बड़ा फैसला ये हरियाणा कैबिनेट का। कार्यवाहक सीएम बने रहेंगे नायब सिंह सैनी। एक और बड़ी अपडेट, हरियाणा के लिए कांग्रेस की तीसरी लिस्ट आई है और इस तीसरी लिस्ट में 40 प्रत्याशियों के नाम कांग्रेस पार्टी ने घोषित कर दिए हैं। तीसरी लिस्ट में 3 सांसद परिवारों के लोगों को भी टिकट मिला है। सुरजेवाला के बेटे आदित्य को टिकट दिया गया है और सांसद वरुण चौधरी की पत्नी को टिकट दिया गया है। सांसद जयप्रकाश के बेटे को भी टिकट मिला है कांग्रेस पार्टी की ओर से। ऐसे ही पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन को टिकट दिया गया है और तीसरी लिस्ट में हुड्डा कैंप का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। अभी भी 9 प्रत्याशियों के ऐलान होने बाकी है कांग्रेस की तरफ से। हरियाणा चुनाव की कुछ और बात करते हैं। जुलाना सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार विनेश फोगाट ने नामांकन भरा और वहां से आम आदमी पार्टी से भी एक पहलवान को मैदान में उतारे जाने के बाद जाट बहुल इस सीट पर कैसी है चुनावी जंग, आपको दिखाते हैं। गाड़ियों का काफिला और समर्थकों का हुजूम। ये पहलवान से नेता बनी विनेश फोगाट के नामांकन का जुलूस है। विनेश का ये जुलूस जुलाना के पार्टी कार्यालय से शुरू हुआ और करीब 35 किलोमीटर तक यूं विनेश ने इलाके के लोगों का खुली कार से अभिवादन किया। सफेद सलवार सूट और दुपट्टे में विनेश नामांकन के लिए पहुंची और जींद के लघु सचिवालय में अपना पर्चा दाखिल किया। जींद की जुलाना सीट विनेश के मैदान में आने की वजह से हरियाणा की हॉट सीट बन गई है।
मुकाबला कड़ा है। देखिए, मुकाबला मुझे नहीं पता कड़ा है, वो तो लोग बताएंगे। यहाँ की विश्वास करके चल रहे हैं कि हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। जाट बहुल इस सीट पर 2019 में 61,000 वोट पाकर जेजेपी की जीत हुई थी। बीजेपी के परमिंदर सिंह 37,000 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि कांग्रेस 12,000 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रही थी। कांग्रेस विनेश फोगाट को चुनाव मैदान में उतार कर उनके स्टारडम और स्थानीय होने का फायदा उठाना चाहती है, लेकिन ये भी एक सच है कि पिछले 3 चुनाव कांग्रेस इस सीट पर हार चुकी है। बात की जाए 1977 के बाद की तो कांग्रेस महज 2 चुनाव ही जीती है, यानी साल 2000 में और 2005 में। इसके अलावा जितने भी चुनाव हुए कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। विनेश से मुकाबले के लिए बीजेपी ने पेशे से पायलट कैप्टन योगेश बैरागी को उतारा। योगेश बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। जाट बहुल जुलाना में बीजेपी ने पिछड़ा कार्ड खेला है। मेरा काम रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी को वहां से जिताना है, उसके लिए पुरजोर मेहनत करूंगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के हाथों के द्वारा नॉमिनेशन दर्ज होगा। जेजेपी ने फिर से अपने विधायक अमरजीत ढांडा को उम्मीदवार बनाया। हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव है और नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी नामांकन भर दिया है। कांग्रेस की गढ़ मानी जा रही गढ़ी सांपला सीट पर मुकाबला हुड्डा वर्सेस हुड्डा का है। सुबह सुबह पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूजा पाठ किया, परिवार वालों के साथ हवन किया। और फिर समर्थकों के सैलाब के साथ बस में सवार होकर नामांकन के लिए रोहतक रवाना हुए। रोहतक की गढ़ी सांपला सीट से हुड्डा ने एक बार फिर अपना नामांकन भरा। इस सीट से हुड्डा लगातार 2005 से चुनाव जीत रहे हैं। एबीपी न्यूज से बात करते हुए हुड्डा ने चुनाव में जीत और प्रदेश में सरकार बनाने का दावा किया। हरियाणा में 36 बिरादरी बना चुकी है। अब की बार कांग्रेस की सरकार। कैसी तस्वीर आप देख रहे हैं सर? 8 तारीख को कैसी तस्वीर आप आज देख रहे हैं? भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। लोगों ने लोकसभा के चुनाव में दिखा दिया, मुकाबला कांग्रेस का और बीजेपी का है। वोट काटू को कोई वोट देने वाला नहीं। 2019 के विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 97,000 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को महज 39,000 वोटों से संतोष करना पड़ा था। करीब 58,000 वोटों से हुड्डा की तब जीत हुई थी। माना जा रहा है कि कांग्रेस को बहुमत मिलता है तो भूपेंद्र हुड्डा फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। टिकट बंटवारे में भी हुड्डा कैंप की ही चली है। प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। लोगों ने मन बना लिया है, हरियाणा के जन जन ने ठाना है हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार को लाना है और बीजेपी को हरियाणा से भगाना है। रोहतक की इस सीट पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को घेरने के लिए बीजेपी ने मंजू हुड्डा को उतारा है, जो रोहतक जिला परिषद की अध्यक्ष हैं। मंजू हुड्डा के पति राजेश हुड्डा की छवि बाहुबली की मानी जाती है। मंजू के पति पर कई मामले दर्ज हैं। हालांकि मंजू हुड्डा दावा करती हैं, इस बार चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा को वो पछाड़ देंगी। चुनौती कुछ नहीं है, सभी मेरे अपने हैं और सभी का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। और बस सबसे मैं आशीर्वाद मांगूंगी कि अगर वो यहाँ के बेटे हैं तो मैं भी तो इधर की पुत्रवधू हूँ और यहाँ की बेटी हूँ, तो मुझे भी सभी का आशीर्वाद चाहिए। वैसे तो गढ़ी सांपला में पिछले 30 सालों से हुड्डा का ही सिक्का चल रहा है, लेकिन इस बार हुड्डा वर्सेस हुड्डा का मुकाबला दिलचस्प है। आगे बढ़ते हुए आपको देते हैं एक बड़ी अपडेट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर के अनंतनाग पहुंचे हुए थे प्रचार के लिए, जहां पर उन्होंने बीजेपी पर निशाना लगाया। खड़गे ने कहा कि केंद्र की सरकार लंगड़ी सरकार है, जिसका एक पैर टीडीपी तो दूसरा जेडीयू है। खड़गे ने दावा किया कि अगर इंडिया गठबंधन को 20 सीटें और ज्यादा मिल जाती तो बीजेपी के लोग जेल में होते, क्योंकि ये सभी जेल के ही काबिल हैं। खड़गे ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि कहां है आपका 400 पार। देखो, पहले तो बोलते थे 400 बार, इस बार 400 बार।
कहाँ गए भाई तेरे 400 पार? 240 पे आया। अगर हम सिर्फ 20 सीट लेते तो ये सब लोग जेल में रहते थे, ये सब लोग जेल में रहते थे और रहने के काबिल है। जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले टेरर फंडिंग के आरोप में जेल में बंद निर्दलीय सांसद जमानत पर बाहर आ गए। दिल्ली से श्रीनगर पहुंचे इंजीनियर रशीद कल तिहाड़ जेल से रिहा हुए थे। रशीद सुबह 10 बजे बारामूला में रशीद की रैली है आज, और टेरर फंडिंग के आरोप में जेल में बंद थे रशीद। बाहर आते ही रशीद ने बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला बोला है। बड़ी खबर, दिल्ली से श्रीनगर पहुंचे इंजीनियर रशीद टेरर फंडिंग के आरोप में जेल में थे। कल तिहाड़ जेल से रिहा हुए थे। आज सुबह 10 बजे रैली इनकी बारामूला में, और बाहर आते ही बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला। बीजेपी का नया कश्मीर तो पहले ही हार चुका है। आई विल फाइट मोदी जीज पॉलिसीज टिल माई लास्ट ब्रेथ बिकॉज ही हैज ऑलरेडी लेट डाउन पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसका नया कश्मीर कहीं पर कुछ भी नहीं है, वो आपको पता चला होगा इलेक्शन में भी, उसके बाद भी। और जो मेरा वोट है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको पता होगा कश्मीर में पहली बार जो मोदी जी कह रहे हैं इतने परसेंटेज वोट बढ़े, दैट वोट was because it was a resentment against Modi's decision of to abrogate Article 370 and 35A। जो वोट लोगों ने डाला पार्लियामेंट इलेक्शन में, ये मोदी जी के प्यार में नहीं डाला, ये मोदी जी को बताने के लिए डाला कि कश्मीरी क्या चाहते हैं, कश्मीर क्या चाहता है। वो पीओके की बात करते हैं, वो जब हम यही बात कहते हैं, फिर लोगों से पूछा जाए आर पार कि वो लोग क्या चाहते हैं, हाउ टू रिजॉल्व कश्मीर इशू। एंड इफ सेइंग दैट इज अ क्राइम, आई एम प्राउड टू डू दैट क्राइम अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। मेरा किसी से कुछ भी नहीं, सॉरी, किसी के साथ रहेंगे सर। मेरा फार्मूला इलेक्शन का अकेले ही चला था, जान बेमंजिल, लोग आते गए, कारवां बढ़ता गया। इस बीच एक और बड़ी अपडेट, श्रीनगर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बीजेपी की शिकायत पर जांच शुरू हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर शिकायत की गई थी बीजेपी की ओर से। रशीद का स्वागत करने की बात कही गई थी। बीजेपी की तरफ से इस अपील का जिक्र किया गया और बीजेपी ने इसे अफवाह करार दिया, और अब बीजेपी की शिकायत पर श्रीनगर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एक पोस्ट डाली गई, उसमें बीजेपी का कहना है कि अफवाह। अब आगे बढ़ते हैं। तेजस्वी यादव बिहार में कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। उन्होंने वादा किया है कि सत्ता मिली तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लेकिन 2 दिनों से तेजस्वी ने नीतीश को लेकर जो बयान दिया है, उस पर अब उस रिकॉर्डिंग की मांग होने लगी है जिसमें नीतीश कथित तौर पर गिड़गिड़ा रहे हैं। 9 सितंबर शाम 6 बजे का बयान। जब उन लोगों का होता है तो गिड़गिड़ा के गोड़ पकड़ता है कि हमको ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए। 10 सितंबर दोपहर 3 बजे का बयान। पैरों पे गिर पड़े थे, गिड़गिड़ा रहे थे। तो गिड़गिड़ा रहे थे। हमारे घर जब आए तो हाथ जोड़ करके माफी मांग रहे थे। 10 सितंबर शाम 4:30 बजे का बयान। घर आए थे, हाथ जोड़े मेरी माँ सामने, सब विधायकों के सामने। उनका बयान है, मेरे पास वीडियो है भाई उस कार्यक्रम का। नीतीश पर तेजस्वी के बयानों की ये हैट्रिक है। 24 घंटे के अंदर 3 बार नीतीश के गिड़गिड़ाने की बात तेजस्वी ने कही और दावा किया उनके पास इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है। मतलब गिड़गिड़ा रहे थे आपके यहाँ, इसका वीडियो रिकॉर्डिंग है? हाँ। सवाल ये, क्या बयानों के बाउंसर के बाद अब आरजेडी और तेजस्वी की तरफ से वो कथित वीडियो भी सामने आएगा जिसका दावा बार बार किया जा रहा है? जेडीयू और बीजेपी ने चुनौती दी है, कहा वीडियो है तो जारी करें। तेजस्वी यादव अब राजनीति में इतने हताश हो गए हैं कि बिना सिर पैर की बात करने लग गए हैं। तेजस्वी जी, अगर आपके पास आप जो बात कह रहे हैं उसका प्रमाण है तो मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप वो वीडियो और प्रमाण जारी करें। असल में पिछले हफ्ते नीतीश कुमार ने जेपी नड्डा के सामने बयान दिया और कहा 2 बार पाला बदलकर उन्होंने गलती की, आगे से नहीं करेंगे। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिया। हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई, और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। नीतीश के इस बयान पर तेजस्वी से सवाल किया गया। पूछा जा रहा था कि चाचा ऐसी बात कह रहे हैं, तो जवाब में तेजस्वी ने
पैर पकड़ने से लेकर गिड़गिड़ाने तक की बात कहकर सियासी सनसनी मचा दी। घर आए थे, हाथ जोड़े मेरी माँ सामने, सब विधायकों के सामने। उनका बयान है, मेरे पास वीडियो है भाई उस कार्यक्रम का। मतलब गिड़गिड़ा रहे थे आपके यहाँ, इसका वीडियो रिकॉर्डिंग है? हाँ। 2020 में नीतीश बीजेपी के साथ चुनाव जीते थे, लेकिन 2022 में पाला बदल लिया। तेजस्वी उसी पाला बदल के दौरान की रिकॉर्डिंग का दावा कर रहे हैं। ये सच है कि 2015 में नीतीश ने लालू का साथ देकर आरजेडी को दोबारा खड़ा किया था। उस वक्त लालू की पार्टी बहुत कमजोर हो चुकी थी, लेकिन नीतीश ने हाथ मिलाकर तेजस्वी को स्थापित कर दिया। इधर यूपी के सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव लगातार सोशल मीडिया पर आक्रामक है। रोज वो यूपी सरकार को घेर रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने एक पोस्ट किया है और एनकाउंटर के पैटर्न पर सवाल उठाया। अखिलेश के फिर सवाल, एनकाउंटर पर जारी है बवाल। समाजवादी पार्टी लगातार मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल उठा रही है, योगी सरकार को घेर रही है। अखिलेश यादव इस मुद्दे को गर्म रखना चाहते हैं और अब उन्होंने बीजेपी राज में एनकाउंटर पैटर्न के नाम से पोस्ट किया है। इस पोस्ट में लिखा है, पहले किसी को उठाओ, फिर झूठी मुठभेड़ की कहानी बनाओ, फिर दुनिया को झूठी तस्वीरें दिखाओ, फिर हत्या के बाद परिवार वालों को दबाओ और प्रलोभन से दबाओ। विपक्षी दलों से भंडाफोड़ होने पर दोयम दर्जे के नेताओं को आगे कर नेतृत्व को बचाओ, फिर झूठ में पारंगत अपने नेताओं से ऐसे गैर कानूनी एनकाउंटर को सही साबित करने के लिए बयानबाजी कराओ। जनाक्रोश बढ़ने पर औपचारिक दिखावटी जांच कराकर मामला रफा दफा करवाओ। अखिलेश यादव लगातार यूपी में हो रहे एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले एक पोस्ट में अखिलेश ने आंकड़े भी पोस्ट किए थे, जिसमें फेक एनकाउंटर में मारे गए 60% लोग दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक होने की बात कही गई है। अखिलेश के लगातार हमलों पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और एसपी पर पीड़ित की जगह अपराधी की जाति देखने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव जी अब अपराधियों की जाति बताने का काम कर रहे हैं। वो पीड़ितों के साथ खड़े नहीं हैं, वो पीड़ितों की जाति नहीं देखना चाहते हैं। वो पुलिसकर्मी जो शहीद हो गए हैं या जो पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, उनकी जाति नहीं देखना चाहते हैं। वो अपराधियों की जाति देख रहे हैं। ये राजनीति की न्यूनता है और समाजवादी पार्टी को ये बहुत महंगा पड़ने वाला है। यूपी में एनकाउंटर पर वार पलटवार जारी है। यूपी के 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तब तक इस मुद्दे पर दोनों खेमों की तरफ से आर पार जारी रहेगा, ऐसा साफ नजर आ रहा है। और अब खबर कर्नाटक की राजनीति से जुड़ी हुई। वहां कांग्रेस के अंदर कुछ तो पक रहा है। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के समर्थकों के साथ ही कुछ सीनियर नेताओं ने सीएम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। क्या कोई खेल होने वाला है? कर्नाटक में कांग्रेस की लड़ाई, अंदरूनी खींचतान की खबरें सबके सामने आई। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी मूडा घोटाले की जांच के घेरे में हैं और इस वक्त कर्नाटक हाईकोर्ट में कानूनी जंग लड़ रहे हैं। इससे पहले कभी कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी ऐसे ही अंदरूनी कलह दिल्ली गए और आखिर में कांग्रेस को इन राज्यों में सत्ता गंवानी पड़ी। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन के अटकलों के बीच कांग्रेस में सीएम पद के दावेदारों की संख्या लगातार बढ़ रही है और आपसी खींचतान अब सबके सामने है। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखा है। पत्र लिखने वाले नेता पार्टी के पूर्व सांसद और एमएलसी शामिल हैं। पत्र में लिखा है, 6 से अधिक नेता जिनमें वरिष्ठ मंत्री शामिल हैं, मुख्यमंत्री पद का दावा कर रहे हैं, जबकि उन्हें बीजेपी और जेडीएस के खिलाफ लड़ना चाहिए, जिस वजह से नेता, कार्यकर्ता और जनता निराश हो रहे हैं और पार्टी सरकार से अपनी उम्मीद खो रही है। इस लेटर को सीएम पद के दावेदारी की नई जंग के तौर पर देखा जा रहा है। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के करीबियों ने सीएम पद के दावेदारों के खिलाफ बिगुल बजा दिया है। प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार कर्नाटक की पॉलिटिक्स के बड़े प्लेयर हैं। उनकी हाईकमान से नजदीकियां भी जग जाहिर हैं। उनके समर्थक उनको सीएम पद का प्रबल दावेदार भी मानते हैं और यही वजह है कि उनके समर्थक एमएलसी दिनेश गुलीगौड़ा और मंजुनाथ भंडारी डीके शिवकुमार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे मंत्रियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। शिवकुमार के समर्थक नेता लगातार उन मंत्रियों के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं जिनकी नजर सीएम पद की कुर्सी पर है। शिवकुमार का खेमा अच्छी तरह जानता है कि सिद्धरामैया गए तो कहीं कोई बाजी न मार जाए और पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है कि शिवकुमार खेमा इसीलिए सुपर एक्टिव मोड में है। कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान से दिल्ली हाईकमान पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। सरकार की छवि पर इसका असर दिख रहा है।
अब देखना है कांग्रेस हाईकमान कर्नाटक के इस सियासी नाटक से किस तरह निपटता है। यहाँ बताना जरूरी है कि डीके शिव कुमार अभी अमेरिका दौरे पर हैं और राहुल से अमेरिका दौरे पर मुलाकात की तस्वीरें भी उनकी वायरल हैं। कर्नाटक के बाद अब मणिपुर की बात करेंगे। वहां पर 2 दिनों के बवाल के बाद फिलहाल शांति है। 2 दिन पहले जहां पर बवाल हुआ था वहां आज भी कर्फ्यू लगा हुआ है। सड़क पर सिर्फ जरूरी सामान ले जाने वाली गाड़ियां ही चल रही हैं। पिछले 3-4 दिनों से मणिपुर में बवाल मचा हुआ है। स्कूल कॉलेजेस के छात्र इम्फाल की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कल इम्फाल की सड़कें पुलिस और प्रदर्शनकारी छात्रों का अखाड़ा बनी हुई थी। राजभवन जाने की कोशिश कर रहे छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन छात्र अड़े रहे। फिलहाल इम्फाल की सड़कों पर सन्नाटा है। कर्फ्यू लगा हुआ है और कर्फ्यू में जिस इलाके में जा रहे हैं वहां हमको इन तस्वीरों की छाप दिखाई पड़ रही है और यही इस समय मणिपुर का सबसे बड़ा डर है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय जब इम्फाल की सड़कों पर घूम रहे थे तब उन्हें जगह जगह प्रदर्शनकारियों के बवाल के निशान दिखे। ये इम्फाल वेस्ट है और इम्फाल वेस्ट के उरीपोक पंचाल में इमा मार्केट के पास हमको ये तस्वीर दिखाई पड़ रही है और ये विद्यार्थियों का जो आक्रोश है वो आक्रोश सैलाब बनकर के फूटा है और उस सैलाब के चपेट में आकर के जो ध्वंस हुआ है उसके निशान यहाँ पर जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। ये राजभवन के पास का इलाका है जहां कल बवाल मचा था। परसों महिलाओं ने बड़ा मशाल जुलूस निकाला था जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल था। मणिपुर में बचे बवाल को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। प्रधानमंत्री हल्के स्तर की राजनीति खेलना बंद करें और सरकार चलाने पे फोकस करें और मणिपुर को इस देश का हिस्सा माने और वहां जाने की हिम्मत दिखाएं, वहां जख्मों पर मलहम लगाएं। यही काम प्रधानमंत्री का होता है। ये ट्विटर खेलना नहीं होता प्रधानमंत्री का। हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टुकड़ी भेजी है, जबकि प्रदर्शनकारी छात्र केंद्रीय बलों को हटाने की मांग कर रहे हैं। डीजीपी और सुरक्षा सलाहकार से भी छात्र नाखुश हैं और हटाने की मांग कर रहे हैं। देश इसी सवाल का जवाब जानना चाहता है कि पहाड़ों के प्रदेश हिमाचल की पहचान तो एक शांत राज्य की है, फिर वहां ऐसा आक्रोश क्यों है? कभी ऐसा नहीं हुआ कि हिमाचल प्रदेश में मचे कोहराम की ऐसी तस्वीरें हिंदुस्तान ने देखी। फिर क्या वजह रही कि विरोध की हुंकार से सिर्फ हिमाचल ही नहीं बल्कि ये तस्वीरें देखकर पूरा देश सन्न रह गया। ढाल बनकर खड़ी थी और दूसरी तरफ शिमला में मौजूद हिंदू संगठन के लोग इस दीवार को तोड़ने पर तुले थे। लगातार बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश जो है हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता कर रहे हैं, तो तनाव जो है अब शिमला में बढ़ गया है। मकसद सिर्फ एक ही था कि इस भीड़ को संजौली की उस मस्जिद तक कूच करना था जिसे हिंदू संगठन अवैध बता रहे हैं। हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, हमसे टकराएगा। सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय।
जन सैलाब की ऐसी तस्वीरें हिमाचल प्रदेश पहली बार देख रहा था। ये दीवार जो है, ये दीवार अब हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को अगर आगे बढ़ना है तो इसको क्रॉस करना पड़ेगा। बता दें इसके आगे भी तमाम प्रबंध हैं पुलिस के, एंटी राइट गियर में तमाम पुलिस है, वाटर कैनन्स हैं, लाठियां हैं और टीयर गैस भी लेके चली है पुलिस जो है। पुलिस के साथ लोगों का ऐसा टकराव देवभूमि पहली बार देख रही थी। बैरिकेड जो है लगभग तोड़ दिया गया है इन कार्यकर्ताओं द्वारा और पाइप जो है ये आप देख सकते हैं, इस पाइप के सहारे इन बैरिकेड्स को रोका गया था। ये पाइप जो है अब इन कार्यकर्ताओं द्वारा निकाल दी गई है और इस पाइप को निकालने के बाद अब ये कार्यकर्ता जो है इन बैरिकेड्स को तोड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। पानी की बौछार से भीड़ को खदेड़ने की कोशिश हुई। लाठियों के दम पर पीछे धकेलने की कोशिश हुई, लेकिन हजारों की संख्या में आए हिंदू संगठन के लोग पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारत माता की जय! मातरम! मातरम! हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से आई आक्रोश की ये तस्वीर पूरे देश में सुर्खियां बन गई। हिंदू संगठनों ने शिमला की संजौली में बनी मस्जिद को गिराने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन बुलाया था और हिमाचल सरकार ने मस्जिद तक भीड़ न पहुंचे इसके इंतजाम पहले से ही शुरू कर दिए थे। हिंदू संगठनों के प्रदर्शन को रोकने के लिए धारा 163 लागू की गई थी, जिसके तहत सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक 5 या इससे ज्यादा लोगों के जमा होने या फिर हथियार लेकर चलने की इजाजत नहीं थी। लेकिन लोग नहीं माने और बुधवार सुबह से ही अलग अलग कोनों से हिंदू संगठन शिमला में संजौली मस्जिद की तरफ कूच करने लगे। हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, हजारों कार्यकर्ता पीछे हैं। इस जगह से हम 1 बजे आगे बढ़ेंगे, तब तक हमें यही पे आंदोलन करना है। प्रदर्शनकारियों की रणनीति ये थी कि पुलिस के सारे इंतजाम ध्वस्त किए जाएं और इसकी पहली तस्वीर शिमला की ढली टनल के पास नजर आई, जिसे पुलिस ने कई बैरिकेड को आपस में जोड़कर सील कर दिया था। कार्यकर्ता हिंदू संगठनों के पुलिस से उलझ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जो हैं ये ढली टनल की तस्वीर है। ढली टनल जो शिमला शहर को दरअसल शिमला का जो ऊपरी हिस्सा है, कुफरी, ठियोग और ऊपरी किन्नौर की तरफ जाने वाला जो रास्ता है उससे कनेक्ट करती है। ये ढली टनल जो है, इस ढली टनल पे पुलिस ने जो है तमाम प्रबंध कर रखे हैं इन कार्यकर्ताओं को रोकने के। ये वही रास्ता है जो संजौली की मस्जिद तक जाता है और फिर कुछ देर बाद भीड़ ने बैरिकेड को तोड़ दिया। सारे के सारे बैरिकेड जो हैं वो हटा दिए गए हैं इन कार्यकर्ताओं द्वारा और आगे ये कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं, संजौली की तरफ जो है जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बवाल जो है शिमला में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मस्जिद के नाम पे जो है मस्जिद को जो है डेमोलिश करने की मांग ये कार्यकर्ता कर रहे हैं और अब ढली टनल पे जितना भी प्रबंध था पुलिस का उसको जो है इन कार्यकर्ताओं ने धत्ता बताते हुए आगे ये लोग बढ़ गए हैं। आप जो आवाज सुन रहे हैं वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता सचिन की, जो हिमाचल की राजधानी शिमला में मचे आक्रोश की तस्वीर देश को दिखा रहे थे। बैरिकेड उखाड़ फेंके गए और फिर ये भीड़ तेजी से संजौली की मस्जिद की दिशा में कूच करने लगी। पर फिलहाल जो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लगातार ये हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता जो हैं आगे बढ़ रहे हैं। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता, हजारों की भीड़ संजौली बाजार पहुंच चुकी थी। प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं थे। तस्वीरें उस जगह की हैं जहां से मस्जिद सिर्फ 50 मीटर दूर थी और भीड़ उस आखिरी बैरिकेडिंग को भी जब तोड़ने की कोशिश कर रही थी तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। तो आप देख सकते हैं लाठीचार्ज जो है पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठियां जो है चलाई जा रही हैं। ये तस्वीर जो है आप देख रहे हैं संजौली बाजार की ये तस्वीरें हैं। बवाल जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस की तरफ से बल प्रयोग जो है वो किया जा रहा है। खदेड़ दिया गया है पूरी तरह से इन कार्यकर्ताओं को। जो कुछ देर बाद भीड़ फिर आगे आने लगी तो पुलिस ने वाटर कैनन यानी पानी की बौछार का इस्तेमाल करके भीड़ को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश की। ये आप देखिए वाटर कैनन जो है अब इस्तेमाल किया जा रहा है पुलिस के द्वारा
इन कार्यकर्ताओं के ऊपर, क्योंकि ये एक बार फिर से कोशिश कर रहे थे आगे बढ़ने की। छतरियां जो हैं वो भी कार्यकर्ता जो है हिंदू संगठनों के लेकर आए हैं। इस वाटर कैनन से बचने की कोशिश की जा रही है जो ये कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा। अब आप देखेंगे एक जो पुलिस का जो बैरिकेड था उसी को लेके ये कार्यकर्ता आ गए हैं ताकि पुलिस का जो वाटर कैनन है उससे बचा जाए। हिमाचल प्रदेश पुलिस का जो है ये सिंबल जो है बना है यहाँ पे इस बैरिकेड के ऊपर, आप देख सकते हैं। पर कार्यकर्ता इसी वाटर कैनन के बचने के लिए इसी बैरिकेड की जो है वो ढाल बना रहे हैं। बुधवार को पूरे दिन ये सिलसिला शिमला में जारी रहा। पुलिस प्रदर्शनकारियों को खदेड़ रही थी और भीड़ बार बार वापस आ रही थी। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें दोपहर 2:30 बजे की हैं, जब एक बार फिर टकराव शुरू हो गया था और इसके बाद पुलिस ने एक एक करके हिंदू संगठन के नेताओं को हिरासत में लेने का काम शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर, और ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से है। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में हैंड ग्रेनेड फेंका गया है और एक बंगले के बाहर ये हैंड ग्रेनेड फेंका गया है। पंजाब पुलिस के पूर्व एसपी निशाने पर थे, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी हमारे पास। पूर्व एसपी पहले ही घर बदल चुके हैं। हरविंदर सिंह रिंदा पर हमला कराने का शक है। हरविंदर सिंह रिंदा अभी पाकिस्तान में है और पिछले साल रिंदा ने घर की रेकी कराई थी। पंजाब पुलिस के बर्खास्त कर्मचारियों पर भी शक किया जा रहा है। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर, सेक्टर 10 में हैंड ग्रेनेड फेंका गया है। हरविंदर सिंह रिंदा पर शक, पिछले साल उसने रेकी कराई थी। पंजाब पुलिस के बर्खास्त कर्मचारियों पर भी शक है इस हमले का। और पंजाब पुलिस के पूर्व एसपी इस हमले के निशाने पर थे। पहले ही वो घर बदल चुके हैं, लेकिन उनके इस पुराने घर पर सेक्टर 10 में चंडीगढ़ हैंड ग्रेनेड फेंका गया उनके निशाना बनाते हुए, लेकिन वो पहले ही अपना घर बदल चुके हैं। बहुत साफ आवाज सुन सकते हैं इस हैंड ग्रेनेड के धमाके। इसको कराने का जो आरोप है वो जा रहा है हरविंदर सिंह रिंदा पर, उस पर शक किया जा रहा है। इसके अलावा शक पंजाब पुलिस के बर्खास्त कर्मचारियों पर भी है। इस साजिश का पूरा सच सामने आना बाकी है, लेकिन चंडीगढ़ में सेक्टर 10 में ग्रेनेड अटैक किया गया और वो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। पंजाब पुलिस के पूर्व एसपी इस हमले में निशाना बनाया, उनको जाने का प्रयास था, लेकिन वो पहले ही घर बदल चुके थे। हरविंदर सिंह रिंदा पर शक है इस हमले की साजिश का। पंजाब पुलिस के बर्खास्त कर्मचारियों पर भी शक है। हमले के वक्त हैंड ग्रेनेड जब फेंका गया उस वक्त की तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर है और उसके बाद की। इधर कर्नाटक के मंड्या में भारी बवाल की खबर है। गणपति जुलूस के दौरान आगजनी और पथराव की खबर आ रही है। उपद्रवियों ने पत्थर भी बरसाए हैं, कई दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी की खबर है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। मंड्या के नाग मंगला इलाके में हिंसा भड़की है। गणपति जुलूस के दौरान 2 गुटों में झड़प की खबर, आगजनी की खबर, बवाल की खबर, पत्थरबाजी की खबर, दुकानों में भी आगजनी की गई है। भारी पुलिस फोर्स तैनात ताकि हालात को काबू किया जा सके। कई दुकानों में तोड़फोड़ और आग लगाए जाने की खबर है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। जबरदस्त बवाल मंड्या में, मंड्या के नागमंगला में भारी पुलिस फोर्स तैनात। हालात को नॉर्मल करने के लिए प्रशासन और पुलिस बल वहां पर तैनात हैं, लगातार काम कर रहे हैं। गणपति जुलूस के दौरान ये हंगामा हुआ, ये बवाल हुआ, पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, जमकर तोड़फोड़ की गई। कुछ दुकानों में आगजनी की गई, उन्हें आग के हवाले किया गया, एक दूसरे पर पत्थर बरसाए गए। अब भारी पुलिस फोर्स वहां पर लगी हुई है और इन हालात को काबू करने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। ये कर्नाटक के मंड्या की तस्वीरें हैं, वहां के नागमंगला की तस्वीरें हैं। कल जब गणपति जुलूस निकाला जा रहा था उस दौरान बवाल हुआ, हिंसा भड़की मंड्या के नागमंगला में। आगजनी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कई दुकानों में ऐसे ही तोड़फोड़ की गई है, आग लगाई गई है। मंड्या के नागमंगला में ये हिंसा भड़की है गणपति जुलूस के दौरान।
आप देखिए, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बवाल कितना बड़ा था। इस बवाल को शांत करने के लिए, हालात को काबू करने के लिए, स्थितियों को सामान्य करने के लिए वहां पर प्रशासन और पुलिस लगातार काम कर रहे हैं। भारी पुलिस फोर्स तैनात है। अब 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको वहां की स्थिति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 4 तस्वीरें कर्नाटक के मंड्या के नागमंगला की, जहां पर बवाल हुआ गणपति जुलूस के दौरान। वहां की 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। उपद्रवियों ने कैसे आगजनी की आप वो देख पा रहे हैं, कैसे पत्थरबाजी की गई वो भी आप देख पा रहे हैं। बवाल के बाद तनाव बना हुआ है वहां पर। हालात सामान्य करने के प्रयास वहां पर लगातार किए जा रहे हैं।